नमस्कार दोस्तों, घटना चक्र पूर्वालोकन की इस सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस सीरीज के तहत हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास से जुड़े हुए पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को एक क्रम से डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज का ये मेरा 7वां लेक्चर है। इस सीरीज के 6 लेक्चर ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं, जिन्हें अभी तक अगर आपने ना देखा हो तो आप इस चैनल पे चले जाइए। वहां पर आपको मेडाइवल हिस्ट्री इस नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी लेक्चर्स आपको एक क्रम से देखने को मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत साहित्य और दिल्ली सल्तनत विविध से जुड़े हुए प्रश्नों को। तो ये दिल्ली सल्तनत से जुड़ा हुआ अंतिम लेक्चर है। तो चलिए देर ना करते हुए इस लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत साहित्य से जुड़े हुए प्रश्नों को हम सबसे पहले देखेंगे। तो अब आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा है। इसी तरह से एक के बाद एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे आते जाएंगे, जिन्हें पढ़ते हुए, उन्हें सॉल्व करते हुए और कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखते हुए आप सभी आगे बढ़ेंगे, ऐसा आप सभी से मैं निवेदन करता हूं। तो चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? हसन निजामी, मिनहाज उस सिराज, अलबरूनी, शम्से सिराज अफीक। तो किताब उल हिंद, जिसे तहकीक ए हिंद भी कहा गया, की रचना अल बरूनी ने की। अल बरूनी एक अरब यात्री था जिसका नाम अबू रेहान था, जो कि मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। ठीक है, चलिए सी हमारा उत्तर है। अगला, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था आगरा में, बाराबंकी में, एटा में, इटावा में। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि अमीर खुसरो से पिछले वर्षों में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं और लगभग 15-16 प्रश्न तो साहित्य के अंतर्गत इससे पूछे गए हैं। सबसे बड़ा हिस्सा इसी का है, अमीर खुसरो का ही है। तो अमीर खुसरो बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है इस नाते से कि प्रीवियस ईयर में इससे भर भर के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, हम एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे तो फैक्ट्स को देखेंगे। तो अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ था यह पूछा जा रहा है। आगरा, बाराबंकी, एटा, इटावा। तो अमीर खुसरो का जन्म हुआ था एटा के पटियाली नामक स्थान में। कहीं पर यह बताया जाता है कि इसका जन्म 1252 ईस्वी में हुआ था, कहीं पर यह बताया जाता है कि इसका जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था। तो इन दोनों में से 1252 या 1253 ईस्वी में एटा जिले के पटियाली नामक स्थान पर अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। अमीर खुसरो स्वयं को तूतीय हिंद कहता था, यानी वो स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहता था। ठीक है, तो एटा में इसका जन्म हुआ। अगला, तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, तो पटियाली में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। सी हमारा उत्तर है। अगला, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? निश्चित रूप से अमीर खुसरो ने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा। सी। अगला, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी। तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई और इसे खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। अमीर खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय बोलचाल की भाषाओं को अपनाया। वो स्वयं को कहता था कि मैं भारतीय तुर्क मुसलमान हूं और मैं हिंदवी बोलता हूं। तो उस समय तो सारा जोर इसी पे था कि अपनी मूल भाषाओं से हम जुड़े रहें, लेकिन भारतीय भाषाओं को अपनाने का काम किसने किया? तो अमीर खुसरो ने किया। ठीक है, तो खड़ी बोली। सी हमारा उत्तर है। अगला, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार से संबद्ध था? नवाब आसुफदौला, तो ये तो मॉडर्न। मोहम्मद शाह रंगीला, ये भी मॉडर्न। कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ये तो बहुत पहले। गयासुद्दीन बलबन। तो देखिए, अमीर खुसरो के बारे में ये पता चलता है कि अमीर खुसरो सबसे पहले बलबन के पुत्र मुहम्मद की सेवा में आया।
उसी समय से ये दिल्ली सल्तनत से जुड़ गया और विभिन्न दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के साथ जो है इसने कार्य किया, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी का ये दरबारी कवि था। और अमीर खुसरो के बारे में ये कहा जाता है कि इसने 8 सुल्तानों के काल को देखा है। तो हम बलबन से ही माने तो बलबन से लगा करके गयासुद्दीन तुगलक तक के शासनकाल से यह संबंधित रहा। और 1325 में जिस वर्ष मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना, उस वर्ष ही इसकी मृत्यु हुई। ठीक है, तो हमारा उत्तर होगा बलबन बी। अगला, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे। तो प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहा। अगला, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो निश्चित रूप से अमीर खुसरो दरबारी कवि था अलाउद्दीन खिलजी का। यूपीपीसीएस प्री 1995। अगला देखिए, भर भर के प्रश्न आ रहे हैं अमीर खुसरो से जुड़ा हुआ। अगला, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? अलाउद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी, फिरोज शाह। तो निश्चित रूप से अलाउद्दीन खिलजी। मोहम्मद बिन तुगलक तो जिस वर्ष इसका राज्यारोहण हुआ उसी वर्ष अमीर खुसरो की मृत्यु हुई। इब्राहिम लोदी, इसके बाद फिरोज शाह भी उसके बाद के। अमीर खुसरो एक थे तो कवि था, इतिहासकार था, संगीत यज्ञ था। तो अमीर खुसरो ये तीनों था। ठीक है, तो इतिहासकार था। अमीर खुसरो ने बहुत सारी पुस्तकों की रचना की, जिसमें से एक पुस्तक से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, वो है आसिका। और खजाइन उल फुतूह इसकी एक रचना है, मिफात उल फुतूह इसकी एक रचना है। ठीक है, तो ये इतिहासकार भी है। इसे भारत में कव्वाली का भी जनक कहा जाता है। और इसने कई भारतीय और फारसी रागों को मिला करके कई इसने जो है नवीन रागों की भी रचना की। ठीक है, तो बहुत सारे तथ्य इससे जुड़े हुए हैं। अगला, नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता थे? जियाउद्दीन बर्नी, अफीक इसामी। निश्चित रूप से अमीर खुसरो, डी हमारा उत्तर है। अगला, निम्न में किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? किसे, यहां किसे होना चाहिए, किसने, यही प्रश्न बनाया गया है। ठीक है, अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर, अब्दुल रहीम खान एक खाना। तो खड़ी बोली का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। अगला, हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था? अकबर, तानसेन, अमीर खुसरो, बैरम खां। तो हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था अमीर खुसरो, सी इसका उत्तर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? अमीर खुसरो, अमीर हसन, अबू तालिब, कलीम, फैजी। इसका भी उत्तर है अमीर खुसरो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं और इसमें से सही कथन पूछा जा रहा है। पहले कथन को पढ़ते हैं। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, जो कि बीजापुर का शासक था, द्वारा लिखा गया था। तो यह सही है। भारत में कव्वाली से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे, यह भी सही है। तो 1, 2 दोनों सही है, तो सी हमारा उत्तर है। अगला, तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? शेख जमालुद्दीन, अलबरूनी, मिनहाज उस सिराज और जियाउद्दीन बर्नी। तो तबकात ए नासरी का लेखक था मिनहाज उस सिराज। तो मिनहाज उस सिराज ने तबकात ए नासरी नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित किया। मोहम्मद गौरी के भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन इस पुस्तक तबकात ए नासरी में मिनहाज उस सिराज ने किया है। अगला, निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। फतवा ए जहांदारी,
पृथ्वीराज रासो, किताब उल हिंद, तबकात नासिरी। अब ये यूपी पीसीएस प्री 2020 में पूछा गया है और निश्चित रूप से ये आपको देख करके लगेगा कि ये प्रश्न कठिन है। अब पुस्तकों को काल क्रमानुसार लगाना है तो निश्चित रूप से ये मुश्किल काम है। लेकिन अगर आप जानते हैं कि किताब उल हिंद अल बरूनी ने लिखा और अल बरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया, और किस वर्ष आया ये भी न याद हो, 1019-1020 के आसपास, ये भी न याद हो, तो महमूद गजनबी कब भारत आया ये मोटे तौर पे आपको याद है। तो इस तरीके से अगर दिमाग लगाएंगे तो आपको ये समझ आएगा कि किताब उल हिंद सबसे प्राचीन किताब होनी चाहिए। दिमाग लगा करके, मैं ये आपके दिमाग के प्रयोग करके कैसे हम जो है जो बड़े प्रश्न होते हैं उनको डील करते हैं, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर इस तरह का आप दिमाग लगाएं तो ये आपके दिमाग में आएगा किताब उल हिंद, ठीक है, अल बरूनी। तो ये 3 सबसे पहले आएगा। तो देखिए 3 सबसे पहले कहां है, डी में भी है, बी में भी है, तो इसका मतलब हमारा उत्तर नहीं मिला हमको, ठीक है। अब इसके बाद नंबर आता है पृथ्वीराज रासो का। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्र बरदाई ने की, जो कि पृथ्वीराज चौहान का एक कवि था जिसने कि पृथ्वीराज रासो की रचना की। इसकी ऐतिहासिकता को लेकर के विद्वानों में मतभेद है, ठीक है, कि ये कब इसकी रचना हुई है। क्या ये पृथ्वीराज चौहान के समकालीन ग्रंथ है जैसा कि ये ग्रंथ दावा करता है, उसमें किस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई, किस प्रकार से उन्होंने मोहम्मद गौरी को शब्दवेदी बाण से मारा, ये सबकी बात है, ठीक है। तो 3 के बाद 2 हमें यहां दिख रहा है, तो ये उत्तर आ गया। 3 के बाद 2, उसके बाद 4 तबकात ए नासिरी मिनहाज उस सिराज ने लिखा, और फतवा ए जहांदारी ये जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा, ठीक है। तो डी हमारा उत्तर है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ तारीख हिंद से, तबकात ए नासिरी से, ताज उल मासिर से, तारीख मुबारक शाही से। तो बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ तबकात ए नासिरी से। तो 18 का जो हमारा उत्तर है वो है बी, तबकात ए नासिरी मिनहाज उस सिराज। अगला, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया, अरबी, तुर्की, फारसी। तो निश्चित रूप से फारसी, सी हमारा उत्तर है। अगला, अब ये आईएएस प्री 1996 का प्रश्न है। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था, किनके लिए, राजपूतों में से जातिच्युत लोगों को इंगित करने के लिए, वैदिक कर्मकांडों के त्याग को इंगित करने के लिए, कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए। मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग हुआ है और इन्हीं अपभ्रंशों से कई नवीन भाषाएं जो वर्तमान में प्रचलित हैं उनका उद्भव हुआ। तो 20 का उत्तर सी है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। यूपी पीसीएस प्री 1997 का प्रश्न, सूची 1 में नाम और सूची 2 में रचना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जियाउद्दीन बर्नी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है तारीख ए फिरोज शाही। तो ए का 3 तो 2 जगह है। हसन निजामी की रचना है ताजुल मासिर। मिनहाज उस सिराज की रचना है तबकात ए नासिरी। याहिया बिन अहमद की रचना है तारीख मुबारक शाही। तो ए का 3 बी में भी है, डी में भी है। बी का 4 देखिए ए में भी है और बी में भी है, इसका मतलब उत्तर नहीं मिलेगा। मिनहाज उस सिराज तबकात नासिरी। तो सी का 2 जो है केवल डी में है, ठीक है, देखिए। और उसके बाद डी का 1 याहिया बिन अहमद तारीख मुबारक शाही। तो यही 21 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं।
फिर से सूची का प्रश्न आ गया। अब इस बार जो है पहले रचना है, उसके बाद रचनाकार है। ताजुल मासिर, खजाइन उल फुतूह, तारीख मुबारक शाही, फतवा ए जहादारी। तो निश्चित रूप से फतवा ए जहादारी जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, तो डी का वन हमें कहां दिख रहा है? देखिए केवल यहां दिख रहा है। डी का वन हमें केवल ए में दिख रहा है। तो ताजुल मासिर हसन निजामी, खजाइन उल फुतूह अमीर खुसरो की रचना है, और तारीख मुबारक शाही यानी सी का 4 याहिया बिन अहमद सरहिंदी की रचना है। बीयू में यह प्रश्न पूछा गया 2019 में। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किसने खजाइन उल फतूह नामक पुस्तक की रचना की? हसन निजामी, अमीर खुसरो, मिनहाज उस सिराज, जियाउद्दीन बर्नी। तो निम्नलिखित में से खजाइन उल फतूह नामक पुस्तक की रचना अमीर खुसरो ने की। तो 23 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। अगला, फिर से देखिए सूची का प्रश्न आ गया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो फिर से रचना और उनके रचनाकार। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न को देखिए, अगर आपको बहुत नहीं आता हो तो जैसे रेहला, इब्न बतूता, ये मतलब एक सामान्य तथ्य है कि अगर आप मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी चीजें भले भूल जाएं, लेकिन रेहला इब्न बतूता की रचना है, ये अगर आपको याद है। तो सी का 1 है, तो सी का 1 देखिए कहां मिल रहा है? केवल और केवल सी में मिल रहा है। तो ए का 3 तारीखे हिंद अलबरूनी की रचना है, ए का 3। बी का 4 तारीखे दिल्ली खुसरो की रचना है। तो बी का 4 देखिए, और डी का 2 तबकाते नासिरी मिनहाज उस सिराज की रचना है। तो ऐसे में 24 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग का प्रयोग करके हम सॉल्व कर सकते हैं, हालांकि ये पुराना प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए नए प्रश्न को झारखंड पीसीएस प्री में पूछा गया है, और निश्चित रूप से ये प्रश्न बेहद कठिन है। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये प्रश्न क्या समझ में आ रहा है। मुझे तो ये प्रश्न बेहद कठिन समझ में आ रहा है। तो इसीलिए ये है कि इस तरह के भी प्रश्न अगर आपको एग्जाम में देखने को मिले तो ये समझिएगा कि ये प्रश्न मेरे लिए ही कठिन नहीं है, ये सबके लिए ही कठिन होगा। तो कभी कभी पैनिक क्रिएट हो जाता है एग्जाम में कि आपने खूब अच्छे से पढ़ा है, लेकिन पेपर देखने के बाद आपको लग रहा है कि मैंने तो 10 क्वेश्चन पढ़ा, 5-6 ही समझ आ रहे हैं, बाकी तो समझ ही नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में ये होता है कि अरे, लेकिन अगर आपने पूरे साल अच्छे से बढ़िया से सिलेबस को कवर करते हुए एक एक चीजों को ध्यान से पढ़ा है, और उसके बाद ये स्थिति है एग्जाम में कि प्रश्न आपको ठीक से समझ ही नहीं आ रहे हैं, जो समझ में आ रहा है उनका उत्तर ही नहीं आ रहा है, तो ये कूल डाउन होइए और ये सोचिए कि ये पेपर सबके लिए है। अगर मैंने अच्छे से पढ़ाई की है, मुझे इसका उत्तर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि इस एग्जाम हॉल में किसी को नहीं आ रहा होगा। तो कब मेरिट जाएगी? आराम से जो है पेपर सॉल्व करने का प्रयास करिए। उसी तरह का ये प्रश्न मुझे दिख रहा है कि मतलब क्या पूछा गया है, इसमें जो पूछा गया है वो सब इन जनरल जो है नहीं, किताबों का जिक्र नहीं होता है। आप मध्यकालीन इतिहास पढ़ लेंगे तो इन किताबों का जिक्र के बिना ही वो पाठ पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो जवामिउल हिकायत, ठीक है, सदरुद्दीन मोहम्मद औकी, ये एक ऑप्शन है डी का 2, और इसी से ये पता चल रहा है कि इसका ए उत्तर है। ए का 3 हकाइक ए हिंद अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, बी का 1 तहजीब बुल अखलाक इब्न मिस्काविया, और सी का 4 कुंजुल तिजार बैलक अल कबायाकी। ठीक है, तो 25 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। ये बहुत कठिन प्रश्न था। ठीक है, निश्चित रूप से तो कुछ प्रश्न कठिन आएंगे तो उनको छोड़ना भी है। ठीक है, अगला, फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किया था
ये बड़ा नया प्रश्न है। तो इसका संकलन किया था अमीर हसन सिजजी ने। ये हमारा उत्तर है। अगला, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? वीणा को, ढोलक को, सारंगी को, तो सितार को। तो अमीर खुसरो ने जो ईरानी तंबूरा था और जो भारतीय बीड़ा थी, उन दोनों के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया। ठीक है, अमीर खुसरो को कई नए रागों के भी निर्माण का श्रेय दिया जाता है। इसने भारतीय और फारसी रागों के मिश्रण से कुछ नवीन रागों की रचना की, जिनके नाम थे ईमान, जिल्क, इस तरह के। ठीक है, तो सितार हमारा उत्तर है। अगला, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया आदिल शाह, अमीर खुसरो। तो देखिए, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन भी अमीर खुसरो के द्वारा ही किया गया। अगला, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूती नामा रखा? अब्दुल रज्जाक, अमीर खुसरो, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। तो ये यूपी पीसीएस प्री 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी, जो कि 14वीं शताब्दी में एक फारसी चिकित्सक और सूफी संत था, उसने सुख सप्तती का फारसी में अनुवाद तूतीनामा के नाम से किया। सी हमारा उत्तर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? जयचंद गढ़वाल, पृथ्वीराज चौहान, राणा कुंभा और मानसिंह। तो राणा कुंभा, जिन्होंने की कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया और मेवाड़ के एक बेहद शक्तिशाली शासक थे। इनकी संगीत साहित्य कला में भी रुचि थी और इन्होंने 2 पुस्तकों की रचना की, एक तो संगीत मीमांसा और एक संगीत राज। ठीक है, तो सी हमारा उत्तर है, राणा कुंभा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? पंडित भाव भट्ट, संगीत राज। तो निश्चित रूप से राणा कुंभा है संगीत राज। उस्ताद चांद खान, राग चंद्रिका। तो ये राग चंद्रिका जो है ये द्वारका नाथ भट्ट की रचना है। पुंडरिक विट्ठल, रागमाला, यही जो है सुमेलित है। तो पुंडरिक विट्ठल रागमाला। ठीक है, अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में ग्रंथ है, सूची 2 में उनके रचयिता हैं और ये प्रश्न यूपी पीसीएस प्री 2021 और यूपी पीसीएस प्री 2022 में लगातार रिपीट हो गया। ठीक है, चलिए, सूची 1 में ग्रंथ है, सूची 2 में उनके रचयिता के नाम लिखे हुए हैं। तो देखिए, रागमाला पुंडरिक विट्ठल की रचना है। तो A का 3 और A का 3 हमें पता है। तो ये हमारा उत्तर आ गया कि उत्तर A है। केवल एक फैक्ट से हमने इस उत्तर को क्रैक कर लिया। B का 4 रस कौमुदी श्रीकंठ की रचना है। राग विबोध शोभनाथ की रचना है और चतुर्दटी प्रकाशिका ये वेंकट रमन की रचना है। लेकिन यहाँ पर एक ये कैच है कि इनका नाम वेंकट रमन न होके वेंकट मखीन था और ऐसे में ये प्रश्न गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप मान लें कि वेंकट मखीन की बात हो रही है तो ए इसका उत्तर है। चलिए, अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में पुस्तक है, सूची 2 में लेखक हैं और यूपी आरओ मेंस 2021 का ये प्रश्न है। तो रास पंचधाई ये नंद दास की रचना है। ए का 3 2 जगह दिख रहा है, ए में भी और सी में भी। चैतन्य भागवत ये रचना है वृंदावन दास की। तो बी का 1, तो बी का 1 हमें कहाँ दिख रहा है? बी का 1 हमें केवल सी में दिख रहा है। तो चैतन्य मंगल ये जयनंदा की रचना है और भक्ति रत्नाकार ये नरहरि चक्रवर्ती की रचना है। डी का 4। तो 33 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज,
तुगलक। तो दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे वो था फिरोज तुगलक। इसने फुतुहात फिरोज शाही के नाम से अपने संस्मरणों को लिखा और इसे लिखने के पीछे जो उसका उद्देश्य बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि वो अपने को एक आदर्श मुस्लिम शासक घोषित करना चाहता था। ठीक है, चलिए डी हमारा उत्तर है। अगला, अब ये दिल्ली सल्तनत विविध से प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया यूनानियों ने, अंग्रेजों ने, तुर्कों ने? तो निश्चित रूप से भारत में पोलो यानी चौगान के खेल का प्रचलन किया तुर्कों ने। कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को इस खेल में बहुत रुचि थी और इसी खेल को खेलते हुए 1210 ईस्वी में घोड़े से गिर करके कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु भी हो गई। अगला, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो एक तरफ शासक हैं और दूसरी तरफ उन शासकों ने जो महत्वपूर्ण कार्य किए हैं वो है। तो फिरोज तुगलक ने नहरों का निर्माण कराया है, ये एक जो है आसान तथ्य है। तो ए का 3 है, तो ए का 3 कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब बी है। बलबन ने नौरोज का प्रारंभ कराया, तो बी का 2। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने रियासत की स्थापना की, तो सी का 1। ठीक है, सी का 1। और जहांगीर के समय में सर थॉमस रो आया था। ठीक है, अंग्रेजी प्रतिनिधिमंडल ये था। तो बी हमारा उत्तर है। अगला, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? कुतुबुद्दीन, मुबारक खिलजी, नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन खुसरो शाह जो कि 1320 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा मुबारक शाह की हत्या करके। इसके बारे में यह है कि ये नासिरुद्दीन खुसरो शाह पहले हिंदू था, उसके बाद ये मुस्लिम धर्म में इसने धर्म परिवर्तन अपना कर लिया और ये शासक भी बन गया। तो ये पहला भारतीय मुसलमान शासक था दिल्ली सल्तनत का, जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। और ये बात जो है, जो तुर्की अमीर थे उन्हें पची नहीं और गयासुद्दीन तुगलक के नेतृत्व में विद्रोह करके इसका कत्ल कर दिया गया और फिर उसके बाद तुगलक वंश की नींव पड़ी। तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह ये हमारा उत्तर है 37 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यात्री देश, इब्न बतूता मोरक्को का यात्री निश्चित रूप से, मार्को पोलो इटली, अब्दुल रजाक तुर्की और नूनिस पुर्तगाल जो कि विजयनगर साम्राज्य में है। तो अब्दुल रजाक ये तुर्की नहीं, ये ईरानी राजदूत था। अब्दुल रजाक ईरानी राजदूत था जो कि विजयनगर साम्राज्य में देवराय द्वितीय के शासनकाल के समय में आया था। तो 38 का सी यही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। अगला, निम्न यात्रियों के पधारने का क्या अनुक्रम रहा? इब्न बतूता, अलबरूनी, ट्रेवनियर, मनुची। तो देखिए सबसे पहले तो अलबरूनी आया, ये महमूद गजनबी के साथ भारत आया, तो ये 3 सबसे पहले आया। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1325-1351 के बीच आया। ट्रेवनियर शाहजहां के समय में भारत आया और इसके कुछ ही समय पश्चात मनुची भारत में आया जो कि दारा सिकोह का तोपची भी था। और मनुची ने स्टोरियो दो मोगोर, जिसका इंग्लिश अनुवाद है मुगल इंडिया, 1653 से लेकर 1708 तक इस किताब की रचना की। और इस किताब को 17वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहा जाता है। और मनुची ने बड़ा विस्तृत वर्णन किया है मुगल हरम का। ठीक है, और उसमें मुगल हरम में जो स्त्रियां रहती थी, अब तो इस तरह के तथ्य मिलते हैं कि 4-4, 5-5 हजार स्त्रियां होती थी एक मुगल बादशाह के लिए। तो उनकी क्या स्थिति होती थी हरम में, उसका बड़ा विस्तृत इसने चित्रण किया है। क्योंकि इसने बाद में चिकित्सक ये बन गया, तो ये कहता है, मनुची ये कहता है कि मुझे जो है हरम में जाने की इजाजत होती थी, तो ये हरम में जाता था इलाज करने के लिए। तो
बड़ा विस्तृत वर्णन किया है। अब ऐसे पूरी किताब तो आप पढ़ेंगे नहीं, लेकिन ऐसे अगर आर्टिकल्स इससे रिलेटेड लिखे गए हैं, सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो अल बरूनी, इब्न बतूता, ट्रेवनियर, मनुची, तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 यानी 39 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? सूफी संत, खान, मलिक, उलेमा। तो दस्तार बंदान जो धार्मिक और न्याय के पद पर, के ऊंचे पद पर जो लोग बैठते थे, उन्हें जो है सामूहिक रूप से दस्तार बंदान कहा जाता था, यानी पगड़ी पहनने वाले लोग। ठीक है, ये पगड़ी पहनते थे। 44 का डी। अगला, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुलाह दारन कहलाते थे? कुलाह दारन, तो ये थे सैयद। कुलाह एक कुलह, एक नुकीली टाइप की टोपी जो सर पे पहनी जाती थी। ठीक है, वहीं से ये शब्द निकला है, सैयद इसका उत्तर है डी। अगला, चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई? मार्को पोलो, इब्न बतूता, सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। सदरुद्दीन मोहम्मद औफी इसका उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सी, निम्न व्यक्तियों ने भारत में विभिन्न समय पर राज्य किया, उनके राज के सही कालक्रम का नीचे दिए गए कूट की सहायता से चयन कीजिए। तो चयन बड़ा मुश्किल है। तो सबसे पहले तो रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 के बीच दिल्ली सल्तनत की प्रथम और आखिरी महिला सुल्तान। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी। उसके बाद शेर शाह सूरी 1540 से लेकर के 1545, जिसने हुमायूं को मार करके भगा दिया। मुगल वंश था, उसको एक प्रकार से समाप्त ही कर दिया। उसके बाद अकबर 1556 से लेकर के 1605। ठीक है, तो रजिया सुल्तान 4 3 1 2, 4 3 1 2, यानी जो 43 का हमारा उत्तर है वो है सी। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आरो यारो मेंस 2017 का प्रश्न है। तो चंदवाड़ का युद्ध या चंदावर का युद्ध ये हुआ 1194 में। ठीक है, कन्नौज के शासक जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। तैमूर का भारत पे आक्रमण हुआ 1398 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया 1565 में। विजयनगर साम्राज्य और दक्कन की 4 सल्तनतों के बीच, जिसमें विजयनगर साम्राज्य इस युद्ध के बाद एक प्रकार से डिक्लाइन कर गया। ठीक है, घाघरा का युद्ध अफगान गठबंधन और बाबर के बीच 1529 में। तो ऐसे में ए का 2 दो जगह दिख रहा है, बी का 1, ए का 2, बी का 1, डी हमारा उत्तर है। और सी का 4 और डी का 3, यानी 44 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बहादुर शाह गुजरात, चांद बीबी अवध, रजिया सुल्तान दिल्ली, बाज बहादुर मालवा। तो बाज बहादुर मालवा, रजिया सुल्तान दिल्ली, बहादुर शाह गुजरात, ये चांद बीबी अवध ये सही सुमेलित नहीं है। आधुनिक भारतीय इतिहास में हम देखें तो हजरत महल का नाम लिया जाता है। हजरत महल जिन्होंने 1857 की क्रांति की बागडोर अवध में संभाली। चांद बीबी जो थी ये अहमदनगर राज्य के हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी और इनका विवाह हुआ था बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह के साथ इनका विवाह हुआ था। चांद बीबी को हम जानते हैं, इन्होंने अकबर के आक्रमणों का बड़ा बहादुरी से सामना किया। ठीक है, तो चांद बीबी ये बीजापुर अहमदनगर से जुड़ी हुई। अगला,
निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल, कुतुब मीनार का निर्माण, पुर्तगालियों का भारत आगमन, फिरोज तुगलक की मृत्यु। तो 1210 में तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। इसी ने कुतुब मीनार का प्रारंभ करवाया निर्माण और इल्तुतमिश ने उसे पूरा करवाया। ठीक है। फिरोज तुगलक की मृत्यु हुई 1388 में। विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासन रहा 1509 से लेकर के 1529 ईस्वी के बीच। पुर्तगालियों का आगमन यानी वास्को डिगामा का कालीकट में आगमन हुआ 1498 में। तो सबसे पहले तो कुतुब मीनार का निर्माण होगा, तो 2 पहले होगा, फिर 4 होगा, फिर 1 होगा और फिर 3 होगा। ठीक है। तो 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 2 4 3 1 यानी 46 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, तो ये तो 1325 से 51 तक रहा, उसी के बीच हुआ। अफगानपुर षड्यंत्र 1325 है। इसमें यह कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने गयासुद्दीन तुगलक की हत्या कर दी, ये आरोप लगता है। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, तो ये तो 1296 में कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। तराइन का द्वितीय युद्ध, ये तो 1192 में लड़ा गया पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, और इसी युद्ध के बाद भारत में जो मुस्लिम शासन था उसका प्रारंभ हो गया। ठीक है। और ये अफगानपुर षड्यंत्र हम 1325 मान ले। ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ? तराइन का युद्ध हुआ, निश्चित रूप से 4 सबसे पहले होगा। तो देखिए ये आसान भी था, 4 सबसे पहले, उसके बाद 3 जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, उसके बाद अफगानपुर षड्यंत्र और उसके बाद राजधानी का स्थानांतरण। तो 47 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। ठीक है। चलिए, ये आसान प्रश्न था, इसमें अगर आप तराइन के द्वितीय युद्ध को पकड़ लेते तो ये उत्तर मिल जाता आपको। ठीक है। चलिए, बड़ा लंबा सेंटेंस। निम्नलिखित अवतरण पर ध्यान दीजिए। अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की, उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं और कुल मिलाकर लगभग 73,000 वर्ग मील की दूरी चलकर पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री कौन था जिसका वर्णन ऊपर के अवतरण में है? ये वर्णन इब्न बतूता के बारे में किया जा रहा है। ठीक है। जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। ठीक है। डी। और मार्को पोलो, वेनिस जो इटली का यात्री था, ये भी जो है अपने जीवन के 24 वर्ष ये भी घूमता ही रह गया। ठीक है। चलिए, तो 48 का हमारा उत्तर है डी। नीचे के युग्मों में एक और प्राचीन और मध्य युग के राजाओं के नाम है, दूसरी ओर उनके विचरित ग्रंथ है। ठीक है। चलिए, IAS प्री 1993 का प्रश्न है, निश्चित रूप से कठिन है। तो कृष्णदेव राय सही सुमेलित है, कौन सही सुमेलित है ये पूछा जा रहा है, यानी एक ही सही सुमेलित होगा। कृष्णदेव राय, तो कृष्णदेव राय ने लिखा अमुक्त माल्यद ये ग्रंथ लिखा, तो ये सुमेलित नहीं है। सम्रांगण सूत्रधार ये राजा भोज ने लिखा। ठीक है। महेंद्र वर्मन मत विलास प्रहसन ये सही सुमेलित है, पल्लव शासक महेंद्र वर्मन ने मत विलास प्रहसन लिखा। भोजदेव ने लिखा मानसोल्लास नहीं बल्कि राजा भोज ने सम्रांगण सूत्रधार लिखा। मानसोल्लास ये सोमेश्वर की रचना है और अमुक्त माल्यद ये कृष्णदेव राय की रचना है और ये भोज की रचना है। ठीक है। और मानसोल्लास सोमेश्वर की रचना है। तो इसमें से सही सुमेलित कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो ऐसे में जो हमारा उत्तर होगा वो होगा बी, महेंद्र वर्मन मत विलास प्रहसन। अगला, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। तो निश्चित रूप से खिलजियों ने सबसे कम और तुगलकों ने सबसे अधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। अगला, आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? अलाउद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के अधीन इसने सेवा नहीं की थी। अगला,
निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई? सती प्रथा, बाल विवाह, जौहर प्रथा, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय हुई? तो जौहर प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई। और बड़ा सा अग्निकुंड, जब मुस्लिम आक्रमणकारी राजपूत शासकों के राज्य पर हमला करते थे तो बड़ा सा अग्निकुंड बना करके पुरुष तो साका करते थे कि भाई हम युद्ध लड़ते लड़ते मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे, और स्त्रियां जौहर करते थे। ठीक है, इससे पहले जो भारतीय राजा थे वो युद्ध करते थे तो उस युद्ध के सिद्धांत होते थे, कुछ जो है कुछ नैतिक सिद्धांत होते थे, उसके आधार पर युद्ध लड़ा जाता था और जान माल की बहुत कम से कम नुकसान होता था। गांवों वगैरह भी सुरक्षित रखे जाते थे, खाली स्थानों पर युद्ध लड़ा जाता था। तो युद्ध एक प्रकार से देखने वाला दृश्य भी होता था कि लोग इकट्ठे होकर देखते भी थे कि आओ युद्ध हो रहा है देखें जो है। लेकिन जब से ये तुर्की आक्रमणकारी आना शुरू किए तो इन्होंने युद्धों को पूरी तरीके से बदलने का काम किया और अब जनता डरने लगी। गांव के गांव लूट लिए जाते थे, जला दिए जाते थे, स्त्रियों के साथ जो है अनैतिक कार्य किए जाते थे। जो राजा पराजित होता था उसका राज्य छीन लिया जाता था, उसकी स्त्री छीन ली जाती थी, उसकी लड़की छीन ली जाती थी, या जबरदस्ती दबाव बनाया जाता था कि इससे मेरा विवाह करो। तो ये सारी जब स्थिति आई तो फिर जौहर का प्रारंभ हुआ, क्योंकि मृतक शरीर के साथ भी ये लोग अनैतिक काम करते थे। इसलिए ये होता था कि जौहर अगर होगा, अग्निकुंड में कोई स्त्री अगर जो है जलेगी तो उसका केवल राख बचेगा, नहीं तो अगर जो है ये सबसे मुश्किल है जान देने के लिए, मरने के लिए आग में कूदना, ये सबसे मुश्किल मृत्यु है। सबसे मृत्यु तो कोई भी हो वो कठिन है, मुश्किल है, लेकिन आग में कूद करके मरना सबसे मुश्किल है। बहुत दर्द होता है, एक उंगली जल जाती है हमारी तो कितना दर्द होता है, तो आप सोच लीजिए। लेकिन फिर भी जौहर किया जाता था तो केवल इसलिए कि मेरे शरीर का कोई अंग इन आक्रमणकारियों को न मिले, क्योंकि अगर जो है पूरा विष खा करके कोई मरे तो भी शरीर इनके काम में आ जाता था। ये अनैतिक कार्य करते थे। ठीक है, तो जौहर प्रथा। अगला, निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? तो मालधर बसु, हेमचंद्र सूरी, पार्थसारथी, सायण। तो हेमचंद्र सूरी मध्यकालीन विद्वान लेखकों में जैन धर्म के अनुयायी थे। तो ये जैन धर्म के श्वेतांबर परंपरा के महान संत और दार्शनिक थे, और ये राजा जय सिंह सिद्धराज के दरबार को सुशोभित करते थे। राजा जय सिंह सिद्धराज इनसे प्रभावित हुआ और उसने आबू पर्वत पर एक मंडप का निर्माण करवाया जिसमें कि जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों को रखवाया। तो हेमचंद्र सूरी। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 और सूची 2। तो सूची 1 में युद्ध है और सूची 2 में वो किस वर्ष हुआ? तो प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में। ईस्ट इंडिया कंपनी, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। कलिंग का युद्ध हुआ 1261 ईसा पूर्व। कहते हैं कि कलिंग के युद्ध में इतनी जान माल की हानि हुई, इतने लोग काटे गए कि इससे पूरी तरह से जो अशोक था वो पूरी तरह से द्रवित हो गया, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने बौद्ध धर्म का, फिर उसके बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया और अहिंसा के मार्ग पर वो आगे बढ़ने लगा। 13वां जो बृहद शिलालेख है अशोक का, उसमें कलिंग के युद्ध के बारे में लिखा गया है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, और तराइन का युद्ध हुआ दूसरा 1192, तो निश्चित रूप से मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। ठीक है, तो ए का 4 कहां है देखिए, बी का 1, सी का 2, डी का 3। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर है सी। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। फिर से सूची का प्रश्न आ गया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में शासक है, सूची 2 में उन्होंने जो महत्वपूर्ण काम किया। तो अकबर भू राजस्व से जुड़ा, आईन 10 साल, मोहम्मद तुगलक प्रतीक मुद्रा, ठीक है, जो कि पूरी तरह से फेल हुई, इल्तुतमिश चहलगानी अमीर और सड़क ए आजम। ठीक है,
ग्रैंड ट्रंक रोड, सड़क ए आजम, ये बनाने का काम किया शेर शाह ने। ठीक है, तो ए का 3, बी का 4 मोहम्मद तुगलक प्रतीक मुद्रा, इल्तुतमिश, सी का 1 इल्तुतमिश चहलगानी अमीर, सी का 2 और डी का 1 शेर शाह सड़क ए आजम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही तथा उपानह का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? वस्त्र, आभूषण, आवास। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में नहीं, बल्कि अभी 5-10 साल पहले हम लोग इस शब्द का प्रयोग सुनते थे, पनही यानी जूता। ठीक है, पनही अभी प्रचलन में कम हो गया है। मध्यकालीन भारत में शब्द फड़म किसे निर्दिष्ट करता था? पहनावा, सिक्के, आभूषण, हथियार। तो फड़म मध्यकालीन इतिहास में दक्षिण भारत में जो सोने के सिक्के चलते थे उन्हें फड़म कहा जाता था। तो 57 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था, गेहूं की, जौ की, चना की, मक्का की। तो 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषि करता था गेहूं, जौ, चना, लेकिन मक्के की नहीं खेती करता था। क्यों? क्योंकि मक्के के बारे में यह है कि मक्का भारत में पुर्तगाली लेकर के आए। ठीक है, तो जब वो था ही नहीं तो खेती कहां से करेंगे? डी हमारा उत्तर है। मध्यकालीन भारत में महत्तर और पटक्किल, ठीक है, पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे? आईएएस प्री 2014 में यह प्रश्न पूछा गया था और मुझे ठीक से याद है बहुत लोग इसके बहुत सारे उत्तर बता रहे थे, लेकिन आयोग ने कहा कि ये ग्राम मुखिया हैं, तो 59 का उत्तर है बी। तो इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत से जुड़े हुए सभी प्रश्नों को हमने एक क्रम से डिस्कस किया। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।